हेलो एवरीवन, टुडे वी शैल सी रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। चलिए शुरू हो जाते हैं। समय की पाबंदी है, लेट अस नॉट गो लॉन्ग डिस्कशन, विल स्टार्ट स्ट्रेट वे। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन से और इसके ऊपर कोई बॉडी रोल करके नीचे आ रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये बॉडी इज ट्राइंग टू रोल डाउन दिस इंक्लाइंड प्लेन। पहला जस्ट ए मिनट, ये इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी रोल करके नीचे आएगा। सपोजिंग दैट बॉडी इज a body like this, it may be a solid sphere, it may be a hollow sphere, it may be a disc, ring, cylinder, कुछ भी हो सकता है। चलो मानते हैं कि height from which it starts rolling is equal to h. All data are given to you. Suppose this inclination is theta. Now this body is likely to roll down. So what we are seeing here, rolling down an inclined plane। कोई बॉडी किसी एक इंक्लाइंड प्लेन में रोल करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, कोई बॉडी किसी एक इंक्लाइंड प्लेन में रोल करते हुए नीचे आ रहा है। पहला सवाल, ये बॉडी इस इंक्लाइंड प्लेन में रोल करके नीचे आएगा, मतलब कैसा होगा बताओ। ये घूमते घूमते छोड़ देंगे इसको, विल रिलीज दिस बॉडी हियर, दिस बॉडी विल रोटेट एंड साइमल्टेनियसली मूव डाउनवर्ड्स। ऐसे घूमते घूमते नीचे आएगा, रोल करते हुए नीचे आएगा। रोल करते हुए नीचे आने के लिए क्या होना चाहिए? द इंक्लाइंड प्लेन शुड बी स्मूथ और रफ, और कुछ भी हो चलेगा। क्या होने से ये बॉडी रोल करते हुए नीचे आएगा? स्मूथ होना चाहिए कि रफ होना चाहिए कि कुछ भी हो रोल करते हुए आएगा? सोचो कि ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे अगर कोई बॉडी को इसी इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ देंगे, इसका अपना वेट आ रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। This weight and normal reaction, both of them are passing through center. None of these two forces are able to produce any torque. If there is no torque, there will be no angular acceleration. That means शुरू में angular velocity अगर 0 था तो बाद में भी angular velocity 0 रहेगा। angular acceleration नहीं है, मतलब angular velocity नहीं बनेगा, मतलब ये सिर्फ स्लाइड करते हुए नीचे आएगा। कब? जब ये स्मूथ है। अगर ये रफ होता तो उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी आता जो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करता तो ये घूमता। तो घूमते घूमते नीचे आने की कंडीशन तो तब होगा ओनली व्हेन देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल, है ना। अब एक सब्सटेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, थोड़ा सा फ्रिक्शनल फोर्स होने से नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शनल फोर्स होगा तभी जाके इसको घुमा पाएगा। वो भी हम लोग निकालेंगे कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होने से ये रोल करेगा, है ना। ये नहीं कि कुछ भी फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा तो रोल करेगा, क्योंकि जो घुमाएगा उसके चलते जो अल्फा बनेगा और इसके चलते जो एक्सीलरेशन है ए फॉर रोलिंग मोशन, ए और अल्फा में क्या रिलेशन है? ए इक्वल टू आर अल्फा। दैट रिलेशन अगेन मस्ट सैटिस्फाई, accordingly there must be substantial frictional force which will be able to rotate this। हाँ, तो क्या देखें हम लोग, कोई बॉडी किसी एक इंक्लाइंड प्लेन में रोल करते हुए नीचे आएगा only if the inclined plane is rough, right? A body can roll down the incline only if the surface is rough। क्या ये बात सबको समझ में आया? अगर सरफेस रफ है तभी इंक्लाइन कर ये रोल करके आएगा। अगर स्मूथ है रोल करके आएगा क्या? इट विल नॉट रोल, इट विल जस्ट स्लाइड। अगर कहीं वो दे देगा आपको क्वेश्चन, बहुत ही माइन्यूटली देखना। A solid sphere was released on a inclined plane. Find the acceleration of the sphere if mu is equal to 0.9। मतलब आपको पता चल जाएगा कि बॉडी रोल करने वाला है, तो रोलिंग का एक्सीलरेशन लिखना। फाइंड द एक्सीलरेशन। A solid sphere was released on an inclined plane where mu is equal to 0. Find the acceleration। तब ये बॉडी स्लाइड कर रहा है, वो नहीं लिखा रहेगा कि बॉडी स्लाइड कर रहा है कि बॉडी रोल कर रहा है, लेकिन देख लिए म्यू 0 है, मतलब ये बॉडी रोल नहीं करेगा। एक्सेलेरेशन क्या होगा? g sin theta। So merely looking at the value of mu, you have to predict what will be the acceleration. So you must understand that if the surface is rough, then only the body can roll, otherwise the body will slide down। समझ में आया क्या?
So a body can roll down the incline only if the surface is rough. अच्छा ठीक है, अगर सरफेस रफ है और ये ऊपर से स्लाइड करके नीचे आया तो ड्यूरिंग दिस मोशन, ऊपर से रोल करके नीचे आया, ड्यूरिंग दिस मोशन व्हाट विल से वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स. सोचो, वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स. सोचो तो ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आ रहा है और ये बॉडी रोल करते हुए नीचे आ रहा है. व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स? जब हम चल रहे हैं, हाँ बोलिए क्या है? व्हाट इज द आंसर? जीरो. देखो जब हम चल रहे हैं, व्हेन वी आर वॉकिंग, यस, नो वर्क इज डन, आदित्य नंदन, वेरी गुड. तो व्हेन वी आर वॉकिंग, यू नो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज फॉरवर्ड. But what is the work done by frictional force? It is zero, because work done by a force is given by F dot S, where S is displacement of point of application of force. Frictional force जहाँ पे आ रहा था जिस पाँव पे, उस पाँव का कोई स्लाइडिंग या मोशन हुआ क्या? मोशन नहीं हुआ. इसीलिए जब तक फ्रिक्शनल फोर्स था तब तक पाँव जमीन पे था, जब पाँव उठाए तब फ्रिक्शनल फोर्स गायब था. तो मतलब जब फोर्स था तब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा था तब फोर्स नहीं था, तो नो वर्क इज डन बाय फ्रिक्शन. सिमिलरली व्हेन दिस बॉडी इज रोलिंग डाउन, यू नो ड्यूरिंग रोलिंग मोशन द वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट इज जीरो. दैट मींस लोएस्ट पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो नो वर्क इज डन बाय फ्रिक्शन. कहने का मतलब हुआ कोई रफ इंक्लाइन प्लेन में कोई बॉल को छोड़ देंगे, रोल तो करेगा लेकिन नो वर्क विल बी डन बाय योर अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स. लेकिन जब कोई ब्लॉक स्लाइड करते हुए नीचे आता है, वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स. कोई बॉल रोल करते हुए आ रहा है, नो वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. आर यू गेटिंग? अगर हम कहेंगे ये m मास का कोई एक स्फीयर है और दूसरा एक केस में m मास का एक ब्लॉक है, ये दोनों को छोड़ दिए सेम जगह से, ये भी नीचे आया, ये भी नीचे आया, A और B, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों की केस में, किसकी केस में काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम विल बी मोर. इस केस में जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी. इस केस में जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल नॉट बी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी आ रहा होगा जो कि कुछ एनर्जी को खा रहा होगा. तो हियर जो पोटेंशियल एनर्जी था वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में बनता, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रास्ते में लॉस हो गया. सम एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस, काइनेटिक एनर्जी हियर एट द बॉटम विल बी लेस. हियर नो एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस, ओनली पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी. वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, कोई इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से एक सॉलिड स्फीयर को छोड़ दिया गया, रफ इंक्लाइन प्लेन से सॉलिड स्फीयर को छोड़ दिया गया और एक ब्लॉक को छोड़ दिया गया. किसका काइनेटिक एनर्जी नीचे ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? सॉलिड स्फीयर का. व्हाई? बिकॉज़ ब्लॉक की केस में फ्रिक्शनल फोर्स विल किल सम एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स. समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीजें आपको पकड़ में आना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग वही चीजें लिखेंगे. बड़े खतरनाक असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर के ऊपर, तो आप सारा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना. क्या लिखेंगे? एज during rolling the velocity of lowest point is zero. Therefore no work is done by or against frictional force. अभी ये रॉक प्लेन है, फ्रिक्शनल फोर्स तो है, बट वर्क डन बाय और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो. नो वर्क इज डन बाय और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स. समझ में आ रहा है क्या? नो वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. इसका मतलब जब वो यहाँ से नीचे घूमते हुए यहाँ पे आके पहुंचेगा, जब वो यहाँ से घूमते हुए नीचे आके पहुंचेगा, आप क्या कहोगे? कुछ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, द एंटायर लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है कि नहीं? तो एंटायर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हम लोग.
पहला देखिए कि कोई बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोल तो तब करेगा जब वो इंक्लाइंड प्लेन रफ है। दूसरा है रफ होने से रोल करेगा लेकिन फ्रिक्शन के चलते कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। हम लोग इस आर्टिकल में क्या पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना ये चाहते हैं कि अगर कोई बॉडी रोल करके किसी इंक्लाइंड प्लेन पे आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगेगा, नीचे आने से वेलोसिटी कितना होगा, एक्सीलरेशन रास्ते में कितना होगा, कितना इंक्लिनेशन होने से वो रोल नहीं करेगा, फिसल जाएगा। छोटा सा इंक्लिनेशन रखेंगे 10 डिग्री 20 डिग्री रखेंगे, रोल करके आ रहा है, बहुत ज्यादा रखेंगे रोल करेगा क्या, फिसल जाएगा। तो कितना मैक्सिमम एंगल तक रोल करेगा, उसके बाद फिसल जाएगा। ऐसे करके ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक, लेट अस प्रोसीड। नाउ पॉइंट नंबर 3 में हम देखना चाहते हैं वेलोसिटी एट बॉटम। वेलोसिटी एट बॉटम, जब ये नीचे आके पहुंचा तब वेलोसिटी क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा केस, कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे हमें पता ये करना है कि अगर कोई बॉडी रोल करते हुए नीचे आएगा, नीचे पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा। ये मान लो कि ये कोई एक बॉडी है, बॉडी के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है, हो सकता है कि एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है या कुछ है, दैट इज रोलिंग डाउन। ये बॉडी जब इस हाइट से इस हाइट तक वापस आएगा, यहां से यहां तक वापस आएगा, नीचे आएगा, ये यहां पे आके पहुंचेगा, तो आप क्या कहोगे, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द बॉटम। ठीक है, यस, नाउ आई वांट टू नो कि व्हाट विल द वेलोसिटी एट द बॉटम फिर इट इज रीचिंग हियर। जब वो यहां पर होगा, दिस बॉडी मस्ट बी रोटेटिंग एंड must be sliding down, must be moving down with some velocity v। हमें पता करना है ये v कितना है। क्या मेरी बात समझ में आ गया? अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। चलो इस पोजीशन को मानते हैं a, we call this position as position a, ठीक है, और ये पोजीशन को पोजीशन b। for a to b मोशन, a to b मोशन में ये बॉल यहां से, जो भी बॉडी है, दिस बॉडी मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर ओवर दिस डिस्टेंस, ओवर ए हाइट एज। आप कहोगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे कब होता है? व्हेन देयर इज नो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, है कि नहीं? अच्छा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सोचो, यहां से यहां तक आया, जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी ऑफ मास m इज रोलिंग विथ स्पीड v, उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ mv स्क्वायर बीटा। वेरी गुड, आपको याद है, सो इट इज हाफ mv स्क्वायर बीटा। अब ये कौन सा बॉडी रोल कर रहा है, अकॉर्डिंगली उसका वैल्यू निकलेगा। अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो बीटा विल बी 7/5, डिस्क है तो इट विल बी 3/2 एंड अकॉर्डिंगली विल सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। हाफ mv स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। बताओ क्या हुआ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बाबा? ये यहां से यहां तक आया, कितना नीचे आया? h, तो लॉस हो गया mgh। तो क्या यहां से हमें v का वैल्यू मिल गया? यस, रूट ओवर ऑफ 2gh बाय बीटा। क्या आपको समझ में आ रहा है? नीचे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये डिपेंड करता है कौन सा शेप का बॉडी है। अगर सॉलिड स्फीयर है, बीटा विल बी डिफरेंट, रिंग है, बीटा विल बी डिफरेंट, डिस्क विल बी, बीटा विल बी डिफरेंट। हर एक केस में v विल बी डिफरेंट। सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, डिस्क, रिंग, ये सबको छोड़ देंगे, सब जब नीचे आके पहुंचेंगे सबका अलग अलग वेलोसिटी होगा। आर यू गेटिंग? है ना ये? अच्छा, थोड़ा बिफोर वी गो फॉर एनी कैलकुलेशन, आप जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो। हाँ, इमेजिन करो कि आपके सामने कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये दिस योर एक्सपीरियंस विल ओनली वर्क। आपके सामने कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और आपके हाथ में एक स्मॉल आयरन बॉल रखा है, सॉलिड आयरन बॉल, स्टील बॉल रखा है, और आपके हाथ में एक रिंग रखा है। जस्ट थिंक ऑफ ए रिंग। अगर ये रिंग को और ये सॉलिड आयरन बॉल को, दोनों को आप एक साथ छोड़ देते हो किसी एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, कौन पहले नीचे पहुंचेगा? बॉल, सॉलिड आयरन स्फीयर और रिंग? आपको क्या लगा है? सोच के इमेजिन करो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, विदाउट एनी नॉलेज, कोई लॉजिक मत लगाना, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक आयरन बॉल को छोड़ दिए, बॉल भागने लगा, रिंग को छोड़ दिए, रिंग भी भागने लगा, कौन पहले नीचे पहुंचेगा?
बॉल और रिंग, क्या लग रहा है आपको, एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, रिंग विल रोटेट एंड कम। अगर छोटे से करने में इमेजिन नहीं हो रहा है तो बड़ा वाला सोचो, लोहा सा, छोटा लोहा का बॉल, स्टील का बॉल, एक बड़ा सा रिंग, इमेजिन रिंग को छोड़ दिए, रिंग पहले पहुंचेगा कि बॉल पहुंचेगा, कौन पहले पहुंचेगा बताइए, बॉल। आदित्य पंडा का इमेजिनेशन कह रहा है कि बॉल नीचे पहुंचेगा, आप लोगों का इमेजिनेशन क्या बोल रहे हैं, सेम होगा, दोनों का सेम होगा। डोंट अप्लाई एनी लॉजिक, विदाउट एनी लॉजिक, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, फ्रॉम योर इंट्यूशन, कौन पहले नीचे पहुंचेगा। देखो ये जो चीज है ना, आपका इंट्यूशन क्या कर रहा है, इसके लिए तो कोई मेडिसिन नहीं है, आप वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हो वही डिसाइड करेगा, है ना। सोचो, बॉल ही पहुंचेगा, और आदित्य पन्ना करेक्ट है, बॉल ही पहले पहुंचेगा। बॉल के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए बीटा कितना है भैया, बीटा कितना है 7/5 मतलब 1.4। रिंग के लिए बीटा कितना है, रिंग के लिए बीटा कितना है, ये देखो तो इसमें रिंग के लिए बीटा है 2, तो बीटा रिंग के लिए ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा कि नहीं होगा, रिंग का वेलोसिटी कम होगा, बॉल का वेलोसिटी ज्यादा होगा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा वो भाग के पहले आएगा। समझ में आ रहा है क्या, कोई खोखला चीज जल्दी नीचे आएगा कि कोई सॉलिड चीज पहले नीचे आएगा, सॉलिड स्फीयर जल्दी आएगा कि हॉलो स्फीयर जल्दी आएगा, खोखला चीज धीरे धीरे आएगा, सॉलिड चीज जल्दी भाग के आ जाएगा। यस, देखो तो ये तो सॉलिड स्फीयर के लिए था, कोई हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है 2/3 मास का, जोड़ो तो 5/3, बीटा फॉर हॉलो स्फीयर इज 1.66। नाउ यू सी सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए बीटा कम है, वेलोसिटी विल बी मोर, हॉलो स्फीयर के लिए बीटा ज्यादा है, वेलोसिटी विल बी लेस अकॉर्डिंगली द टाइम टेकन। तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, that is what is suitably matching here in our calculation, that the velocity at the bottom is going to be root over of 2gh by beta। से स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्कूल में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपको निकालना, ठीक है, बोलेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन में इसको छोड़ दिया गया। सोचो कि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे दिया होगा, a solid sphere was released at a height h on a smooth inclined plane, on a smooth inclined plane, what will be velocity at the bottom। क्या करते, अगर ये smooth inclined plane होता तो ये रोल करता, क्या स्लाइड करता, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होता कौन सा काइनेटिक एनर्जी होता, हाफ mv स्क्वायर, बीटा नहीं होता, तो v क्या होता, only root over of 2gh। When a solid sphere is released on a rough inclined plane at a height h, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अभी ये रोल करेगा, वेलोसिटी विल बी रूट ओवर ऑफ 2gh by बीटा। ये डिस्क्रिमिनेशन आपके पास होना चाहिए। समझ में आ गया क्या, अगर कोई रफ इंक्लाइंड प्लेन है तो नीचे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी क्या होगा, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है तो क्या होगा। चलिए ये चीज हमें समझ में आ गया, आगे बढ़ते टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सीलरेशन। ठीक है, let us go for calculation of acceleration down the inclined plane। acceleration down the plane, down the plane। तो कोई बॉडी एक रफ इंक्लाइंड प्लेन में रोल करते हुए नीचे आ रहा है, ये बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा। एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक तो हुआ फाइंड आउट द नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स बाय मास निकालने की जब कोशिश करेंगे तब हमें एक मुश्किल मिलने वाला है। क्या मुश्किल बताओ, नेट फोर्स मतलब हमें देखना है कि क्या है फ्रिक्शनल फोर्स। रफ इंक्लाइंड प्लेन है तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का तरीका हम लोग पहले से डिस्कशन किए फ्रिक्शन चैप्टर में। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, frictional force is equal to applied force। if the body is sliding, frictional force is equal to limiting frictional force। क्या यहाँ पे ये बॉडी स्लाइड कर रहा है, नहीं। क्या ये बॉडी रेस्ट में, ये रेस्ट में भी नहीं है, स्लाइड भी नहीं कर रहा है, तो हमारा पुराना वाला फंडा गोल हो गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स निकालना हमारे लिए तो मुश्किल बन गया। रोटेशनल मोशन में फ्रिक्शनल फोर्स निकालने की कोई डायरेक्ट स्टडी टेक्निक नहीं है, ठीक है। निकाल सकते हैं, हर एक केस में निकाल सकते हैं, बट कोई डायरेक्ट मेथड नहीं कि सीधा म्यू आर कर दो, कुछ कर दो, ठीक है। हमें केस टू केस वेरी करेगा मेथड, बट दैट इज ए सेपरेट आर्टिकल अगेन टू फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स फॉर ए बॉडी इन रोलिंग मोशन, ठीक है। तो वो अलग चीज है, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें फ्रिक्शनल फोर्स मालूम नहीं है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स मालूम हो जाता, नीचे की तरफ mg sin थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ कोई जोड़ दिए, उसके साथ नेट फोर्स पे मास करके एक्सीलरेशन निकाल देते। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स मालूम नहीं है, हम एक्सीलरेशन सीधे सीधे ऐसे नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे एक्सीलरेशन। For that
चलिए मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सपोज दिस डिस्टेंस इज एस, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, क्या आप एच और एस में कोई रिलेशन ले सकते हो? आप कहोगे हियर एच बाई एस इज इक्वल टू साइन थीटा और एच इज इक्वल टू एस साइन थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आया? और एस इज इक्वल टू एच बाई साइन थीटा, एस इज इक्वल टू एच बाई साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0। फाइनल वेलोसिटी वो तो हम लोग निकाल दिए हैं थोड़ी देर पहले, रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा। क्या ये डाटा से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं? यस, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो हम कहेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर तो गया 0, सिंप्लीफाई करिए, v स्क्वायर हो गया रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा का रो स्क्वायर, मतलब 2gh बाई बीटा, दैट इज इक्वल टू 2as, s की जगह लिखेंगे h बाई साइन थीटा। तो देखो तो दोनों तरफ h कैंसिल हो गया और आपको मिल गया a इज इक्वल टू g साइन थीटा बाय बीटा, एंड दैट इज व्हाट इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सोचो अगर ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन होता, खींचने वाली फोर्स होता mg साइन थीटा, एक्सीलरेशन होता g साइन थीटा, लेकिन ये रोल करते हुए आ रहा है, एक्सीलरेशन इज g साइन थीटा बाई बीटा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? When a body is rolling down a rough inclined plane, you notice that A does not depend upon the value of mu. अगर कोई ब्लॉक स्लाइड करके आता तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा नेट फोर्स पे मास करते तो एक्सप्रेशन में क्या आता है एक्सीलरेशन का? g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। जबकि यहाँ पर म्यू तो है लेकिन आंसर में म्यू नहीं आ रहा है। व्हाई? बिकॉज नो वर्क इज डन बाय और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग दिस रोलिंग मोशन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। एक्सीलरेशन देखो म्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि रफ होना जरूरी है। अगेन सो हमें मिल गया व्हाट इज एक्सीलरेशन डाउन द प्लेन। ठीक है, वो क्या पूछेंगे? ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, इसको याद रखना। एग्जाम में क्या पूछेंगे? पूछेंगे कि एक सॉलिड स्फीयर को और एक डिस्क को एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ दिया गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन? इसका निकालो, उसका निकालो, रेशियो निकालो। ठीक है, सो सिंपल। बट बीटा विल बी डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम, g sin theta is same, so it will be in the inverse ratio of their corresponding betas. Well, now I leave you to a small numerical, some small calculation. बताओ ये ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगेगा? टाइम ऑफ मोशन आपको निकालना है। क्या क्या चीजें आपको मालूम है? आपको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी, आपको मालूम है फाइनल वेलोसिटी, आपको मालूम है एक्सीलरेशन। तो क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते हो? फाइंड टाइम ऑफ मोशन, find time of motion. These are all standard formula, you must remember. Time of motion आपको मालूम है u, आपको मालूम है एक्सीलरेशन इज g sin थीटा बाई बीटा, और आपको मालूम है फाइनल वेलोसिटी इज रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा। आपको पता करना है t, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यस, सो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू तो गया 0 और v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से t क्या निकल के आ गया? v बाई a, v इज रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा, 1 बाई a हो गया, g साइन थीटा बाई बीटा। मार्केट करो, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो तो क्या आ रहा है? इट इज कमिंग 1 बाई साइन थीटा रूट ओवर 2h बीटा बाई g, 2h बीटा बाई g। ठीक है, 2h बीटा बाई g। ये हो गया टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, टाइम ऑफ मोशन। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं
कि ये जो हम लोग वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और क्या और टाइम ऑफ मोशन, ये सारा चीजें जो निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर ए बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। बट रिमेंबर दीज आर एप्लीकेबल फॉर ऑल मोशन। कोई भी बॉडी कोई इंक्लाइन प्लेन में रोल कर रहा है, नहीं कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, यू विल एंजॉय इट। तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके बताना चाहता हूं जिसको आप नोट नहीं कर सकते हो। चलेगा, सपोजिंग हम कहेंगे हियर इज ए इंक्लाइन प्लेन, जस्ट थिंक, आई एम रिपीटिंग द केस, हियर इज अनदर सिमिलर इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, एंड नाउ आई गिव यू ए थर्ड केस दे रहा हूं कि जिसमें देयर इज वन मोर इंक्लाइन प्लेन, लेकिन तीनों केस में टाइप ऑफ मोशन इज डिफरेंट, बट यू विल से द फॉर्मूलाज आर द सेम। सपोज ये हाइट h है, ये h है, ये h है, ये कोई एक बॉडी है जो यहां से रफ इंक्लाइन प्लेन में रोल करते हुए नीचे आएगा। ये एक बॉडी है, यहां पर ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में नीचे आएगा। यहां पर एक बॉडी है जो कि इधर से गिर जाएगा। रेडी, लेट अस एनालाइज द थ्री केसेस। ये केस में क्या हो गया? दिस बॉडी विल रोल डाउन। इस केस में क्या होगा? द बॉडी विल स्लाइड डाउन। इस केस में द बॉडी इज मेकिंग फ्री फॉल। तीनों ही केस में यू विल सी द फॉर्मूलास आर सेम। कैसे? लेट अस पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो बीटा है, बीटा क्या था? 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ये आई कब आता है सामने? जब कोई चीज घूमता है। जब कोई चीज घूमता है, अगर कोई चीज नहीं घूम रहा है, स्लाइडिंग मोशन में आ रहा है, तो उसका आई क्या था? डिफिकल्टी इन रोटेटिंग। देयर इज नो रोटेशन, नो डिफिकल्टी। आई का वैल्यू हो जाएगा 0, तो बीटा क्या हो जाएगा? 1। बीटा क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, ये बात है। ठीक है, अब ये तीनों जो आप केस ले रहे हो, तीनों केस को थोड़ा आप कंपेयर करना और देखना क्या हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। जब ये आके नीचे पहुंचा, इसका वेलोसिटी था v। आप जानते हो v कितना है? रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा। वेलोसिटी एट द बॉटम इज रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा। दूसरे केस में, इस केस में वेलोसिटी क्या होगा? सोचो, वेलोसिटी क्या होगा? समथिंग इज मूविंग डाउन, हाफ m v square will be the kinetic energy here, that is equal to loss in potential mgh। तो v will be रूट ओवर ऑफ 2gh। मतलब यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीटा कितना है? बीटा इज 1। बीटा की जगह 1 डाल दो। इसके केस में भी आ गया। चलो इसके केस में लेते हैं। इसके केस में लेंगे तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? नीचे, यहाँ पर भी तो बॉडी घूम नहीं रहा है ना, तो वेलोसिटी सीधा गिर जाएगा। when something falls from a height h, velocity at the bottom will be root over of। same formula is applicable in the other two cases। इस केस में एक्सीलरेशन g sin theta by beta, that is what we have discovered little before। अब इस केस में बीटा 1 है। why? because the body is not rotating, it is sliding। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? g sin theta। हाँ, यही तो होता है कोई एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे एक्सीलरेशन। इस केस में भी एक्सीलरेशन g sin थीटा है, बट व्हाट इज थीटा? ये कितना एंगल में गिर रहा है? 90 डिग्री। इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, इट इज g sin 90। इस केस में ये एंगल थीटा था, इस केस में ये एंगल थीटा था, क्योंकि बॉडी ए से मूव कर रहा था और बॉडी नीचे मूव कर रहा है। थीटा कितना है? 90 डिग्री। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? g sin 90 इज इक्वल टू g, इसका एक्सीलरेशन हो गया g। इस केस में टाइम पीरियड निकालो, 1 बाई साइन थीटा रूट ओवर ऑफ 2h बीटा बाई g, है ना। इस केस में टाइम पीरियड क्या था? 1 बाई साइन थीटा रूट ओवर ऑफ 2h बीटा बाई g। इस केस में बीटा की जगह 1 डाल दो, इस केस में बीटा की जगह 1 डालो, थीटा की जगह 90 डिग्री डालो, यू विल गेट ऑल करेस्पॉन्डिंग फॉर्मूले। समझ में आ रहा क्या? जो फॉर्मूला हम लोग अभी डेवलप किए, दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इट इज अलाउड फॉर एनी मोशन। समझ में आ रहा क्या? ये समझ में आना चाहिए। सो दैट इज द मोर जनरलाइज्ड फॉर्मूला। एनीवे, लेट अस प्रोसीड फर्दर टू अंडरस्टैंड। क्या देखे हम लोग? क्या देखे कि टाइम ऑफ मोशन इज दिस। नाउ वी वांट टू सी पॉइंट नंबर 6। टाइम ऑफ मोशन भी समझ में आ गया। चलो पता करते हैं व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। जब कोई बॉडी रोल कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? हियर इज एन इंक्लाइंड प्लेन और कोई बॉडी रोल करके आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है,
ये एंगल थीटा है। आपको पता करना है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है पता करना है। अच्छा, अब ये बॉडी रोल करते हुए नीचे आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। कौन सा फोर्स इस बॉडी को घुमा रहा है, कौन सा फोर्स इस बॉडी को घुमा रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज रिस्पांसिबल फॉर रोटेटिंग इट। दैट मींस फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी लाइक दिस। इसलिए तो ऐसे ऐसे घुमा, वेट और नॉर्मल डायरेक्शंस को घुमाने से रहे। Weight and normal direction, both of them are passing through the center. They are not producing any torque or movement. Frictional force is producing movement or torque. ये ऐसे ऐसे घूम रहा है का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे ऐसे था। कितना था वो पता करना। कितना था? हमारा पहला सा जो पुराना सा फंडा था फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का, अप्लाइड फोर्स होगा या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो फंडा तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना बॉडी रेस्ट में है, ना बॉडी स्लाइड कर रहा है, ना स्लाइड कर रहा है रेस्ट में। तो अब कैसे करें? चलो ऐसे करते हैं। हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स स्कूल वाले नहीं पूछेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स स्कूल वाले नहीं पूछेंगे। स्कूल वाले की बुक में या स्कूल वाले की डिस्कशन में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम पीरियड, टाइम ऑफ मोशन निकाल दो, खत्म हो गया। जबकि हम लोग और 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, कोई बॉडी रोल करके नीचे आ रहा है, हमें फ्रिक्शनल फोर्स पता करना है। वो पूछेंगे एक सॉलिड स्फीयर एक होलो स्फीयर दोनों रोल करके आ रहे हैं, किसका ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, कितना है। ओके, सो फॉर दैट हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय मास, है ना, नेट फोर्स बाय मास। अच्छा, नेट फोर्स मतलब इसके नीचे की तरफ तो एक फोर्स है mg sin थीटा और ऊपर की तरफ है फ्रिक्शनल फोर्स, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास, है कि नहीं? ये बात है। अच्छा, ये बात है, तो फिर हम क्या कहेंगे, देखो इसको इसमें से फ्रिक्शनल फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस ma। क्या मेरी बात समझ में आ गया सबको? इससे हमें पता चल गया व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ रहा है, mg sin थीटा। क्या a का वैल्यू मालूम है? हाँ मालूम है, mg sin थीटा बाय बीटा। a का वैल्यू था g sin थीटा बाय बीटा, अभी अभी निकाले थे। दोनों को सिंपलीफाई करो तो mg sin थीटा गोज कॉमन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है बीटा के ऊपर। अलग अलग बॉडी के ऊपर अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स होगा। एक सॉलिड स्फीयर का मास जितना है, डिस्क का मास उतना है, दोनों के लिए म्यू बराबर है। उसके बावजूद जब दोनों नीचे आएंगे, दोनों के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग होगा। देयर शेप विल डिसाइड कि क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स। रोलिंग मोशन में फ्रिक्शनल फोर्स तो जानना बड़ी मुश्किल वाली चीज है। बॉडी का शेप कैसा है, कैसा मूव कर रहा है, दैट ऑल टुगेदर गिव यू एन आइडिया ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो जब कोई बॉडी किसी एक इंक्लाइंड प्लेन में रोल करते हुए नीचे आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय mg sin थीटा इनटू 1 माइनस 1 बाय बीटा। स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पढ़ना है। स्कूल इज नॉट आवर रोल मॉडल, उसके लिए नहीं पढ़ना है। जो भी बच्चा स्कूल के लिए पढ़ता है वो तो गया, बर्बाद हो गया। रीड फॉर योर ओन, क्योंकि आगे चल के कुछ करना है। पॉइंट नंबर 7, नोट पॉइंट नंबर 7। चलिए अब हम देखेंगे कि द मैक्सिमम थीटा फॉर रोलिंग। हम जानते हैं कि कोई अगर इंक्लाइंड प्लेन ऐसे छोटा सा है, हाँ यहाँ पे कोई स्फीयर को छोड़ देंगे, मान लो 10 डिग्री इंक्लिनेशन है, ये रोल करते हुए आएगा। 20 डिग्री की 20 डिग्री कर दे तब भी रोल करके आ रहा है। बढ़ाते लो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद जैसे ये स्फीयर को आप छोड़ोगे, ये रोल करते हुए नीचे नहीं आएगा, फिसल जाएगा। तो टू व्हाट मैक्सिमम एंगल द बॉडी कैन रोल, वी वांट टू नो टू व्हाट मैक्सिमम एंगल द बॉडी कैन रोल। उससे ज्यादा एंगल होगा तो रोल नहीं करेगा, ये चीज सोचना है। तो अब क्या निकालना चाहते हैं? ये वी वांट टू फाइंड आउट मैक्सिमम इंक्लिनेशन फॉर रोलिंग मोशन। मतलब इससे ज्यादा होगा तो बॉडी रोल नहीं करेगा, स्लाइड कर जाएगा। अब हम निकालना चाहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, ताकि ये बॉडी रोल करेगा नीचे।
बुक में आपका नहीं है लेकिन मुझे चाहिए, तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप अगर इस चीजों को नहीं पकड़ोगे। तो क्या निकालना है हमें? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर रोलिंग मोशन, मतलब थीटा को अगर हम थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे ये बॉडी रोल नहीं करेगा, फिसल जाएगा, है कि नहीं, फिसल जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, तो 8 maximum theta when the body is about to slide, but rolling down, ये जस्ट स्लाइड करने वाला है लेकिन रोल कर रहा है, और थोड़ा सा भी थीटा बढ़ेगा और रोल नहीं करेगा, स्लाइड कर जाएगा। मतलब तो हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, अबाउट टू स्लाइड, ये फिसलने वाला है भैया। ये mg का जो कंपोनेंट है, mg का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, देखो mg का ये थीटा है तो ये थीटा है, ये कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, यस, और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन होता है यू नो, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है इसके ऊपर, ऐसे कितना म्यू एन, कब, जब ये जस्ट स्लाइड करने वाला है, स्लाइड करने की बात आ गया, हमारा दिमाग चमक गया, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा हमें मालूम है, when the body is about to slide frictional force is equal to mu mg cos थीटा, है ना। लेकिन अभी बॉडी फिसला नहीं है, फिसलने वाला है लेकिन फिसला नहीं है, रोल कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का तो फॉर्मूला अभी हम लोग निकाले थे, mg sin थीटा इनटू बीटा माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 1 बाई बीटा, अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, mg sin थीटा होल इनटू 1 माइनस 1 बाई बीटा। अच्छा, दिस इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, थोड़ा mg कैंसिल कर दीजिए दोनों तरफ से mg कैंसिल हो गया, इधर भी गया, बच क्या गया देखिए, तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज cos थीटा को थोड़ा इधर ले आओ, कितना हो गया sin थीटा बाई cos थीटा हो गया tan थीटा, इधर रह गया म्यू, और ये जो क्वांटिटी था, ये जो क्वांटिटी क्या है देखो, तो थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे 1 माइनस 1 बाई बीटा, 1 माइनस 1 बाई बीटा इज बीटा माइनस 1 बाई बीटा, I want to skip a step, that's what 1 minus 1 by beta is beta minus 1 by beta, multiply करो बीटा इधर आ जाएगा, म्यू बीटा बाय बीटा माइनस 1। So the maximum value of theta for which rolling motion can take place is tan inverse of mu beta by beta minus 1। याद करो ऐसा कोई चीज हम लोग पढ़े थे कब, जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच ए बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, कितना था tan इनवर्स ऑफ म्यू, बट नाउ हियर इट इज tan इनवर्स ऑफ म्यू बीटा बाय बीटा माइनस 1। अगर एंगल इससे ज्यादा हो गया तो ये बॉडी रोल नहीं करेगा, फिसल के नीचे आ जाएगा, समझ में आ गया क्या। सो म्यू एंड बीटा ऑल टुगेदर विल डिसाइड व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर रोलिंग मोशन टू कंटिन्यू। क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है? यस, बहुत बढ़िया। अब ये सारे के ऊपर हमें ढेर सारे क्वेश्चंस देखने, लेकिन उससे पहले जस्ट विल नोट डाउन ऑल द फॉर्मूले। सो रोलिंग मोशन रिलेटेड सारा फॉर्मूला को नोट करके रखते हैं, स्कूल में डिराइवेशन पूछेंगे तो अच्छी बात है, पूछते हैं क्या क्या पूछते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम ऑफ मोशन। बहुत रेयरली पूछते हैं क्योंकि जो बुक का मेथड है ना एक्सीलरेशन और ये सब निकालने का, बहुत टेढ़े मेढ़े मेथड है, देयर इज नो स्टैंडर्ड मेथड इन बुक। आप एक्सीलरेशन कितना आसानी से निकाल दिए मेरे साथ, लेकिन बुक में देखोगे एक्सीलरेशन कैसे निकाला है, ठीक है। वो पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकाले, उल्टा गया है, पहले फ्रिक्शनल फोर्स फिर नेट फोर्स फिर एक्सीलरेशन, हम लोग एक्सीलरेशन निकाल के फिर बाद में फ्रिक्शनल फोर्स निकाल दिए, है ना। तो ये डिपेंड करता है, तो इसलिए स्कूल में ये सब चीजों का डिराइवेशन नहीं आता है, मोस्टली आता है डिराइवेशन ऑफ वेलोसिटी। क्या होगा व्हेन ए बॉडी इज रोलिंग डाउन फ्रॉम ए हाइट h, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द बॉटम एंड प्रूव दैट द वेलोसिटी इज रूट ओवर ऑफ 2gh बाय बीटा, है ना। तो वेलोसिटी का डिराइवेशन आता है, या फिर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम ऑफ मोशन के ऊपर डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट अस नोट डाउन मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन में क्या क्या हम लोग देखे, इसको थोड़ा नोट करते हैं। ये हो गया कोई एक इंक्लाइंड प्लेन, ये हो गया कोई एक बॉडी,
ये हो गया उसका इंक्लिनेशन, ये हो गया उसका हाइट। ठीक है, ये सब चीजें आपको मालूम है, बस फॉर्मूला लिखने की देर है। ये बॉडी रोल करते हुए नीचे आया, ये बॉडी रोल करते हुए नीचे आया। देखते हैं आप लोगों का दिमाग कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज वी वेलोसिटी एट बॉटम? यस, रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा। जो भी बॉडी है उसका बीटा निकालना आपको आता है, आपको मालूम रहना चाहिए। स्कूल वाले बीटा नहीं लिखते, उनको बीटा से चीड़ है, वो लोग भुटका वाला बड़ा वाला फॉर्मूला को लिखते हैं। आप बीटा लिख के बगल में इसे लिख दो 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, ये आपको लिखना है। इफ यू लीव ओनली बीटा, स्कूल वाले बोलेंगे क्या लिख दिया इसमें करके काट देंगे। ठीक है, बिकॉज बीटा इज नॉट ए स्टैंडर्ड टर्म। ठीक है, स्कूल में हर जगह मिलेगा रूट ओवर ऑफ 2gh बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। हम इसको बीटा लिख रहे हैं ताकि लिखने में आसान होगा। एक्सीलरेशन डाउन द प्लेन, स्मूथ होता तो होता g sin थीटा, अब होगा g sin थीटा बाई बीटा। टाइम ऑफ मोशन 1 बाई sin थीटा रूट ओवर ऑफ 2h बीटा बाई g। फ्रिक्शनल फोर्स इट वाज mg sin थीटा into 1 minus 1 by बीटा और बीटा माइनस 1 by बीटा, और थीटा का मैक्सिमम वैल्यू फॉर रोलिंग वाज tan इनवर्स ऑफ म्यू बीटा बाय बीटा माइनस 1। ऐसे सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो गया रोलिंग डाउन इन इंक्लाइन। इसमें रोलिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन में ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और आप लोग अच्छे बच्चे हो तो सारा याद रख लोगे, कोई दो राय नहीं है ना। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सपोज्ड टू कम। ये सारा फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आज की पूरा क्लास हम लोग डिवोट किए डेरिवेशन में। वी हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट्स। नाउ हमें ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है। ठीक, लेट अस प्रोसीड। ये क्वेश्चन को देखा जाए, दिया है एक सॉलिड स्फीयर है जिसको रिलीज किया गया फ्रॉम ए हाइट h और एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, है ना। इंक्लिनेशन थीटा से किसी सॉलिड स्फीयर को रोल कर दिया गया। फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच इट रीचेस ग्राउंड इफ इंक्लाइंड प्लेन इज स्मूथ एंड इट इज रफ। सोचो कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और h हाइट से आप एक छोटा सा यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर को आप छोड़ दिए, अब ये नीचे आएगा। जब ये नीचे पहुंचेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, अगर ये स्मूथ है या फिर ये रफ है। ठीक है, अगर ये स्मूथ है तो वेलोसिटी क्या होगा, ये रफ है तो वेलोसिटी क्या होगा। स्मूथ हो गया तो कैसे मोशन होगा इसका, स्लाइड। ये तो पहला चीज हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, फॉर म्यू इज इक्वल टू 0 स्फीयर स्लाइड्स। इसका रोलिंग मोशन नहीं हो रहा है तो आप क्या कहोगे, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर। लॉस इन पोटेंशियल कितना हुआ, h साइड से यहाँ पर आया, कितना नीचे आया mgh, ही हो गया रूट ओवर ऑफ 2gh, है कि नहीं। द वेलोसिटी विल बी रूट ओवर ऑफ 2gh। when mu is not 0, mu is very high, when mu is very high, कौन सा मोशन होने वाला है, ये रोलिंग मोशन होने वाला है। when for mu is very high, आप कहोगे बॉडी रोल्स, ये बॉडी रोल करते हुए नीचे आएगा, है कि नहीं। the body will roll down the incline। अगर ये रोल करते हुए नीचे आएगा तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, इट इज रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा। ये बात था सॉलिड स्फीयर का। बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर, बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर कितना होता है 7/5। बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर होता है, बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर होता है 7/5। नहीं, ये हमें मालूम है, तो वैल्यू डालो बीटा की जगह 7/5, तो क्या हो गया ये रूट ओवर ऑफ 7/5 10gh/7। ठीक है, it is root over of 10gh/7। so if this inclined plane is smooth
then the velocity will be root over of 2gh. Inclined plane is rough, very rough. The velocity at the bottom will be root over of 10gh by 7. कौन सा केस में ज्यादा होगा? जब ये स्मूथ है कि जब ये रफ है? कौन सा केस में वेलोसिटी ज्यादा होगा? अच्छा, कौन सा केस में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? दोनों केस में बराबर है, स्मूथ हो या रफ हो। अच्छा, कौन सा केस में गेन इन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? दोनों ही केस में। अरे जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी उतना ही तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी सेम एज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्योंकि फ्रिक्शन के चलते तो कोई एनर्जी लॉस हो नहीं रहा, तो फिर आपका जब वो रफ था तब ये वेलोसिटी कम हो गया, 10/3 इज रफली 1.4 है ना। यहाँ पर इट इज 2gh, सॉरी यहाँ पर 2gh है, यहाँ पर 1.4gh। मतलब जब ये स्लाइड कर रहा है 2gh रूट ओवर हो रहा है, जब ये रोल कर रहा है 1.4gh हो रहा है वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है स्लाइडिंग की केस में सारा का सारा लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है उसका कुछ हिस्सा उसको घुमाने वाली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाता है। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A disc and a ring roll down the same inclined plane. Find acceleration, a ratio of their accelerations. हम जानते हैं कि acceleration का फॉर्मूला है on an inclined plane for rolling down motion g sin theta by beta. जबकि बीटा for ring, you know बीटा in general क्या है? फॉर्मूला है 1 plus I by mr square। अगर हम रिंग के लिए निकालेंगे तो 1 plus I का वैल्यू है mr स्क्वायर बाई mr स्क्वायर इज इक्वल टू 2 फॉर रिंग। रिंग के लिए 2 है, और किसके लिए चाहिए? डिस्क के लिए। फॉर डिस्क 1 तो 1 है, I का वैल्यू क्या है फॉर डिस्क? इट इज हाफ mr स्क्वायर, तो 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2, सो 3/2 फॉर डिस्क। नाउ एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क बाय एक्सीलरेशन ऑफ रिंग करेंगे तो क्या होगा? देखो तो इसका हो जाएगा g sin थीटा बाय बीटा फॉर डिस्क, इसका g sin थीटा बाय बीटा फॉर रिंग। g sin थीटा तो गया, दोनों की केस में g sin थीटा बराबर था, कैंसिल हो गया। दैट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? बीटा फॉर रिंग जो कि था 2 डिवाइडेड बाय बीटा फॉर डिस्क जो था 3/2। सिंप्लीफाई करो तो हो गया 4/3। देयर एक्सीलरेशंस आर इन द रेशियो 4:3। क्या बात समझ में आ रहा है ना? ओके, फिर मिलेंगे। जय हिंद।